annoys them so much। मतलब ये कि अपने दुश्मन को चिढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसकी हर गलती को माफ कर दिया जाए। लेकिन क्या चीन के मामले में ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अमेरिका ने माफ नहीं बल्कि चीन की हर साजिश को साफ करने की तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान को लेकर चीन के साथ तनातनी के बीच अमेरिका ने गुआम बेस पर सबसे ताकतवर मानी जाने वाली थॉड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का फैसला लिया है। सवाल यह है कि चीन के टारगेट पर गुआम बेस ही क्यों है और क्यों अमेरिका के थॉड की तैनाती के फैसले के बाद बीजिंग में खौफ है। हर सवाल का जवाब इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। चीन के पॉइंट सेलेक्ट, फाइनल अटैक, लास्ट डेट। युद्ध का जिंदा प्रमाण, चीन की औकात का इम्तिहान। पेंटागन की वॉर प्रिपरेशन, गुआम से पहली गोली फाइनल। आइलैंड पर अमेरिका बॉम्बर लाया, जिनपिंग राज का सफाया। जंगी जहाजों का जोर है, अथाह सागर की लहरों का शोर है। चीन की हर होशियारी को हवा करने के लिए तैयारी पूरी है। ये साउथ चाइना सी नहीं है, लेकिन मैसेज चीन के लिए ही है। जंगी बेड़ा निकल चुका है, मिसाइलें तैनात हैं, कमांडो कमर कस चुके हैं, क्योंकि जिस समंदर को निगलने के लिए माओ के वारिस साजिशों का पुलिंदा तैयार करते रहे हैं, सागर की जिन लहरों का रुआब चीनियों की करतूतों से कराहता रहा है, उन्हीं लहरों से चीन पर पहला वार होगा। जिनपिंग के शागिर्दों का हिसाब करने के लिए अमेरिका की प्रोजेक्ट थॉड रेडी है। खबर कंफर्म है। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में स्थित नौसैनिक अड्डे गुआम की सुरक्षा को अभेद्य बनाने का फैसला किया है। अमेरिका गुआम में थॉड मिसाइलें तैनात करने वाला है। गुआम में सबसे घातक थॉड एयर डिफेंस सिस्टम के नए एडिशन को तैनात किया जाएगा। ब्रिटेन की चर्चित डिफेंस कंपनी ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम ने ऐलान किया है कि उसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी से थॉड मिसाइलों का एडवांस डिजाइन और मिसाइलें तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सवाल यह है कि थॉड मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसी कौन सी ताकत है कि अमेरिका जल्द से जल्द इन्हें गुआम पर तैनात करना चाहता है। जवाब इन तस्वीरों से समझिए। बिजली की रफ्तार, पलक झपकते वार, और चंद सेकंड में हर तरफ तबाही का मंजर। थॉड वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे दुनिया में टारगेट पर सबसे सटीक हमला करने वाला माना जाता है।
थाड का पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। ये सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है। मतलब ये कि मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन्हें बर्बाद कर देता है। थाड डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को टर्मिनल फेज में ही मार गिराता है। थाड के मिसाइलों में को वॉरहेड नहीं होता। ये काइनेटिक ऊर्जा का इस्तेमाल दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने के लिए करता है। दावा किया जाता है कि थाड सिस्टम 200 किलोमीटर की दूरी और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है। इसकी मिसाइलों की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। थाड डिफेंस सिस्टम को अमेरिका का ब्रह्मास्त्र क्यों कहा जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई मिसाइल हमला करने के लिए बढ़ रही है, जिसे रडार पकड़ लेता है। रडार से सिग्नल मिलने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। कमांड मिलने के बाद इंटरसेप्टर से थाड मिसाइल लॉन्च होती है, जो आने वाले खतरे को आधे रास्ते में हवा में ही तबाह कर देती है। अमेरिका का दावा है कि थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीन और नॉर्थ कोरिया की हर मिसाइल को तबाह कर सकता है। इसीलिए अमेरिका ने इन्हें गुआम पर तैनात करने का फैसला किया है। प्रशांत महासागर में अमेरिका का गुआम नेवल बेस है। चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच समंदर में एक छोटा सा टापू है गुआम। लेकिन कैसे गुआम वो तोता है जहां पर अमेरिका की जान बसती है? आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 4 तरफ हरियाली और नीले समंदर की लहरें। 541 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये गुआम द्वीप है, जो अमेरिका का हिस्सा है। सिर्फ हिस्सा नहीं, इसे अमेरिकी हथियारों का कारखाना भी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ने इसी द्वीप पर तैनात किए हैं। गुआम में अमेरिका के 3 मिलिट्री बेस हैं, जहां बम वर्षक विमानों का बेड़ा हर वक्त हमले को तैयार रहता है। इतना ही नहीं, गुआम द्वीप के किनारों पर अमेरिका का खुफिया सैन्य अड्डा है, जहां परमाणु हमले के लिए पनडुब्बियां तैनात हैं। इस द्वीप में 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। करीब 1,63,000 की आबादी वाले इस द्वीप का 1/4 हिस्सा फौज के हवाले है। अमेरिका से इस गुआम द्वीप की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि इतनी दूर हथियारों का जखीरा जमा करने के पीछे अमेरिका का मकसद क्या है? तो जवाब है चीन। वो कैसे? ऐसे समझते हैं। अमेरिका से गुआम की दूरी भले ही 12,000 किलोमीटर हो, लेकिन चीन से गुआम का फासला 5,000 किलोमीटर से भी कम है। गुआम की अहमियत इस बात से समझिए कि इस एक द्वीप की मदद से अमेरिका की पहुंच दक्षिणी चीन सागर, कोरिया और ताइवान तक हो जाती है। गुआम ऐसी जगह पर है जहां से दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन की हर साजिश को नाकाम किया जा सकता है। गुआम में अमेरिका का एंडरसन एयरफोर्स बेस और अपरा नेवल बेस है। आसान जुबान में बस इतना समझिए कि गुआम में जितना गोला बारूद और मिसाइलें जमा है, उतना तो अमेरिका में भी नहीं है। और ये बात अमेरिका के दुश्मन मुल्क बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चीन जानता है कि गुआम पर हमले का मकसद अमेरिका के हाथ पैर काटने जैसा है। इसीलिए चीन ने अपनी नजर और मिसाइलों का रुख इस टापू पर लगा रखा है।
चीन के पास DF-26 जैसी करीब 100 मिसाइलें हैं। ये मिसाइल 5,500 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। चीन ने इन मिसाइलों को खास तौर से गुआम बेस को लेकर ही डेवलप किया है, इसीलिए इन्हें गुआम किलर मिसाइल के नाम से जाना जाता है। मई में चीन ने शिनजियांग के तकलामाकन रेगिस्तान में बड़ी एक्सरसाइज की थी। जानकारों के मुताबिक चीन ने इस दौरान ताइवान के साथ ही अमेरिका के गुआम बेस को निशाना बनाने की एक्सरसाइज की। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीन ने गुआम में अमेरिका के एंडरसन एयरफोर्स बेस और अपरा नेवल बेस की हूबहू डमी तैयार की थी, जिसे मिसाइलों से टारगेट कर तबाह करने की एक्सरसाइज की गई। चीन को लगता है कि बीजिंग पर पहला वार गुआम से ही होगा। इसकी वजह भी है। बीजिंग से गुआम की दूरी करीब 4700 किलोमीटर है, लेकिन गुआम में अमेरिका ने इतना बारूद जमा किया हुआ है जिससे कई हफ्तों तक चीन से जंग लड़ी जा सकती है। अमेरिका को भी पता है कि चीन की DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल भी गुआम को तहस नहस कर सकती है, क्योंकि चीन की इस मिसाइल की रेंज 5,500 किलोमीटर तक है। वैसे अमेरिका ने गुआम में 2013 से ही एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रखी है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन अमेरिका के गुआम नेवल बेस को टारगेट कर सकता है? और अगर चीन की तरफ से ऐसा किया जाएगा तो फिर अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका के लिए गुआम उसी तरह है जैसे पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद ही अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। इसी तरह गुआम बेस पर हमला होने पर अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि ताइवान को ड्रैगन के जबड़े से बचाने के लिए अमेरिका पहरेदारी कर रहा है। ताइवान के समर्थन में अमेरिका फौज उतार सकता है। ताइवान को महाविनाशक अमेरिकी मिसाइलें मिल सकती हैं। अमेरिका के साथ कई और देश ताइवान के समर्थन में उतर सकते हैं। इसीलिए एशिया के पूरब वाले इलाके में बरसते बारूदी मंजर से दुनिया सहमी हुई है। चीन के खिलाफ ताइवान ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर साबित कर दिया है कि अगर ड्रैगन की बर्बादी और वतन को महफूज रखने के लिए जंग जरूरी है तो युद्ध ही सही। चीन के बाद अब बात बीजिंग के कर्ज वाले गुलाम पाकिस्तान की, जहां इन दिनों एक ही चर्चा है कि बाजवा के बाद कौन। पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की 2 महीने बाद विदाई होने वाली है। इसीलिए पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ को लेकर बहस मुबाहिसों का दौर शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट में उन पाकिस्तानी जनरलों के बारे में हम आपको हर डिटेल बताएंगे जो बाजवा की गद्दी पर काबिज होना चाहते हैं। मुद्दा पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी फौज के चीफ का है, लेकिन इससे हमें क्या और क्यों मतलब है? तो आप देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि हमारा क्या मतलब है। मरियम नवाज साहिबा, भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। एक पेज की रट लगाकर जितना तुमने फौज को बदनाम किया, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया हो। जब रोटी 30 रुपए की हो जाती है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब चीनी 120 रुपए किलो हो जाती है तो ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। फौज की बरतरी
तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नालायकी का बोझ फौज को उठाना पड़ता है। ये मुल्क अब इस तरह नहीं चलेगा। 4 महीने पहले तक नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इसी तरह पाकिस्तान की वर्दी वाले दहशतगर्दों को लानत मलानत भेजती थी। लेकिन नियाजी की विदाई क्या हुई? खान की बाजवा से रुसवाई जग जाहिर हो चुकी है। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। माइशत कैसे आपकी ठीक होगी जब एक मुल्क में किसी को वाकई नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में क्या होगा। पाकिस्तानियों को भले ही पता ना हो, लेकिन दुनिया बखूबी जानती है कि 2 महीने में पाकिस्तान परमानेंट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तानी फौज के चीफ जिस बाजवा की वर्दी पर टंगे फर्जी तमगों को देखकर पाकिस्तानी उछलते रहते थे, उसी बाजवा को सरेआम गालियां पड़ रही हैं। बात कड़वी है मगर कबूल करनी पड़ेगी। जमीनी हकायक इस बात की निशानदेही करते हैं। ये लोग लुटेरे हैं। इंटरेस्ट इसका अमेरिका में, इन्वेस्टमेंट इसका अमेरिका के अंदर है, बैंक अकाउंट इसका अमेरिका में, बिजनेस इसके अमेरिका के अंदर है। ये किस तरह से पाकिस्तान का है? बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है और वो बड़ी खुशी और रजा से बेवकूफ बनते रहते हैं। फौज का तो के बच्चे जो भी करें कम है इनके लिए, ये कुछ भी कर सकते हैं, दे आर अलाउड टू डू एनीथिंग। और हमें पेट्रियोटिज्म का वो देते हैं। पाकिस्तान में सेना की चलती है, जनरल ही सरकार है, जनरल ही कानून है और जनरल ही संविधान है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बाजवा के खिलाफ पाकिस्तानियों की जुबान सिल जाती थी, उसी की करतूतों को सरेआम किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा? जवाब ये 5 तस्वीरें हैं जो बाजवा के बाद पाकिस्तानी फौज के सरगना की दौड़ में सबसे आगे हैं। इनमें पहला नाम है असीम मुनीर, साहिर शमशाद मिर्जा, अजहर अब्बास, नौमान महमूद और फैज हमीद। यही वो 5 चेहरे हैं जिन पर पाकिस्तानी आतंक की नई फसल तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। इन 5 चेहरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि एलओसी पर जो साजिशें होती है, घाटी में जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे रावलपिंडी के इन्हीं फर्जी जनरलों के नापाक मंसूबे हैं। सबसे पहले बात असीम मुनीर की। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को बाजवा का करीबी माना जाता है। 2018 में मुनीर को आईएसआई चीफ बनाया गया था। हालांकि 8 महीने बाद ही इमरान खान ने उन्हें हटा दिया था। असीम मुनीर को भारत के खिलाफ साजिश रचने में माहिर माना जाता है। मुनीर के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ रहते हुए भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 2292 सीजफायर का उल्लंघन किया। मुनीर के कार्यकाल के दौरान कश्मीर में कुल 598 आतंकी घटनाएं हुई, 539 घुसपैठ की घटनाएं हुई, हनी ट्रैप के मामले बढ़ गए थे। सिर्फ बाजवा ही नहीं, अब तक पाकिस्तान में जितने भी सेना प्रमुख रहे हैं, उनकी हनक पूरे पाकिस्तान में रही। वो पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते रहे। इन्हीं में अगला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद सिंध रेजिमेंट से आते हैं। 2001 से 2002 तक एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच हिंसक गतिरोध हुआ था। इसमें दोनों तरफ के कई लोग मारे गए थे। इस स्टैंड ऑफ के लिए साहिर शमशाद को पुरस्कार दिया गया था। इसके पहले 1998 में बलूचिस्तान में परमाणु परीक्षण के लिए भी शमशाद को इनाम मिल चुका है। साहिर भी भारत के खिलाफ साजिश रचने में माहिर है। इसी तरह की करतूतें पाकिस्तानी आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की भी हैं। अजहर अब्बास पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व चीफ राहिल शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर थे। मुरी बेस्ड 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर के तौर पर वो पीओके की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। कहा जाता है कि अब्बास के पीओके में तैनाती के दौरान सबसे ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ भारत में हुई थी। अब्बास को भारत में आतंकी घटनाओं को कराने में माहिर माना जाता है। बाजवा की गद्दी हथियाने की दौड़ में फैज हमीद भी है। 2019 से लेकर 2021 तक फैज हमीद आईएसआई का चीफ रह चुका है। इसी दौरान कश्मीर में टारगेट किलिंग की संख्या में काफी इजाफा हुआ था। साफ है कि बाजवा की गद्दी पर जो भी काबिज होगा, पाकिस्तान की वर्दी वाले दहशतगर्दों की साजिशें कम नहीं होंगी। पाकिस्तानी भी यही कहते हैं।
के जो आर्मी हाई कमांड है ना इस वक्त, हाई कमांड के अंदर 4, 5, 6, 7 लोग होते हैं जो ज़्यादातर बोलते हैं, जिनकी व्यूज़ होती हैं, जिनकी अहमियत होती है। मेजॉरिटी जो है वो हल्का सा बोलते हैं, हल्के से चुप चुप ही रहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स। अब 22-23 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, और जब ये मीटिंग्स होती हैं तो उसके अंदर फिर बहुत सी बातें होती हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त जो मेजॉरिटी है, दे आर इन फेवर ऑफ न्यूट्रलिटी। 74 साल में 4 बार और कुल 28 साल तक फौजी हुकूमत रही। ये पाकिस्तान का सबसे खतरनाक सच है। फौजी बूटों की ठोकरों से पाकिस्तान की जमहूरियत को लहूलुहान होते दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में फौज सरकार चलाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, तख्ता पलट करवाती है। बावजूद इसके इस्लामाबाद के हुक्मरानों के लिए फौज एक ऐसे टॉनिक की तरह रही है जिससे मुफलिसी और महंगाई से करहाती आवाम का मुंह बंद किया जा सके। यही वजह है कि जब हमारा मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब जिन्ना के मुल्क के लिए जमहूरियत ख्वाब बना हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, और अब बात करते हैं यूक्रेन के उस फियर की जिसने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। इस वक्त यूक्रेन के लोग एक बड़े खतरे की आशंका में जी रहे हैं। 3 दिन बाद यूक्रेन की आजादी के 31 साल पूरे होने वाले हैं। यूक्रेन के लोग 24 अगस्त को आजादी का जश्न मनाने की तैयारी में लगे हैं, लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन पर एटमी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खतरा इतना बड़ा है कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पूरे देश को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि इस बार रूस अगली अटैक कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्यों कहा? अगली अटैक का मतलब क्या है? क्या 6 महीने में यूक्रेन ने युद्ध का जो विध्वंस देखा है, इस बार हमला उससे भी बड़ा होगा? पूरी रिपोर्ट आप देखिए। ज़ेलेंस्की की चिंता, यूक्रेन में फियर, न्यूक्लियर अटैक का मैसेज क्लियर। फाइनल अटैक की डेट फिक्स, 72 घंटे का काउंटडाउन स्टार्ट। चौबीस अगस्त, सिग्नल साउंड, यूक्रेन वॉर का लास्ट राउंड। महीने से लगातार विध्वंसक बारूद का आदी हो चुका यूक्रेन अचानक एक खतरनाक आशंका से घिर गया है। यूक्रेन के लोग अगले 72 घंटे में रूस की किसी बड़ी कार्रवाई को लेकर बुरी तरह से सहम गए हैं। खार्किव से लेकर कीव तक, ज़ापोरिज़िया से माइकोलाइव तक, यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग शहरों में पहले से बड़े, पहले से ज्यादा विध्वंसक और विनाशकारी हमलों को लेकर चिंता फैल गई है। यूक्रेन पर मंडरा रहे खतरे, चिंता और आशंकाओं से अपने देशवासियों को खुद राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आगाह किया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से 24 अगस्त के दिन अलर्ट रहने को कहा है। Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно, бо Крим український. І ми ніколи від нього не відмовимось. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалась російська війна проти України. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде. ज़ेलेंस्की ने अपनी स्पीच में 24 अगस्त की बात की। यह दिन यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत खास है। 24 अगस्त को यूक्रेन की आजादी के 31 साल पूरे हो रहे हैं। 31 साल पहले 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन के लोगों को सोवियत संघ की गुलामी से आजादी मिली थी। युद्ध के माहौल में एकजुटता दिखाने के लिए यूक्रेनी लोग बड़े स्तर पर आजादी का जश्न मनाने की तैयारी में लगे हैं। यूक्रेन के लिए 24 अगस्त का दिन एक और वजह से खास बन गया। 24 अगस्त को यूक्रेन पर रूस के हमले के 6 महीने भी पूरे हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने
अपनी स्पीच में दो बातों का जिक्र कई बार किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने 24 अगस्त की बात कही, रूसी हमले का जिक्र किया, लेकिन इसमें नया क्या है? 6 महीने से रूस हर रोज यूक्रेन पर हमले कर रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने सिर्फ हमले की बात नहीं की, अगली यानी कि बदसूरत अटैक की बात कही। ज़ेलेंस्की की इन बातों का क्या मतलब है? क्या पुतिन ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर ली? यूक्रेन का फुल एंड फाइनल, पुतिन का अगली प्लान। क्या पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के लास्ट राउंड के लिए 24 अगस्त का दिन फिक्स कर दिया है? ज़ेलेंस्की ने जिस तरह पूरे देश को अलर्ट रहने को कहा है, उससे इस बात की आशंका बहुत बढ़ गई है। 24 अगस्त को बड़े हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन के बड़े शहरों में अभी से लोग अलर्ट हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में पूरे दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। यह फैसला यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट शहर पर लगातार हो रही गोलीबारी के बाद लिया गया है। खार्किव के गवर्नर ओलेह सिनेहब ने टेलीग्राम मैसेज में लोगों से घर पर रहने और चेतावनियों का ध्यान रखने को कहा है। ज़ेलेंस्की ने 24 अगस्त को लेकर अलर्ट की बात कही, लेकिन धमाकों की तस्वीरें अभी से आने लगी। यूक्रेन के डोनेत्स्क ओब्लास्ट में जोरदार धमाके के बाद आग की लपटें उठने लगी। ब्लास्ट रूस के कंट्रोल वाले इलाके में हुआ है। धमाका हथियारों के गोदाम में हुआ, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि धमाके के पीछे कौन है। रूस और यूक्रेन दोनों इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। दूर से ली गई तस्वीरों में धमाकों के साथ ही आग का गोला उठता हुआ दिख रहा है। आग लगने के बाद पास के 2 गांवों को खाली करा लिया गया। लेकिन असल चिंता रोज गिर रहे बमों और मिसाइलों की नहीं है। इन मिसाइलों और बमों के टारगेट क्या हैं? चिंता इसको लेकर बढ़ गई है। रूस ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के आसपास हमले तेज कर दिए। कल दक्षिणी यूक्रेन के पिव्डेनोक्रेन्स्क में रिहायशी इलाके पर रूसी मिसाइल का अटैक हुआ। हमले में 5 मंजिला अपार्टमेंट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। 14 सिविलियंस घायल हुए। चिंता इस बात से बढ़ गई है कि जिस जगह रूसी मिसाइल गिरी वो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 24 अगस्त सिग्नल साउंड, यूक्रेन वॉर का लास्ट राउंड। पिव्डेनोक्रेन्स्क न्यूक्लियर पावर स्टेशन और यूरोप के सबसे बड़े ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास गिर रहे बारूद ने बड़े न्यूक्लियर हादसे की आशंका को फिर से जगा दिया है। सवाल यह है कि क्या रूस 24 अगस्त के आसपास यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बना सकता है? क्या ज़ेलेंस्की ने जिस खतरे की तरफ इशारा किया है उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट से कोई लेना देना है? रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर टकराव चरम पर है। दोनों देश बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर त्रासदी आ सकती है। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के आसपास पिछले कुछ हफ्तों में रूसी हमलों में तेजी आई है। यूक्रेन में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने वाली संस्था एनर्जो एटम ने इसे रूस का न्यूक्लियर टेररिज्म कहा है। एनर्जो एटम द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया है
ये संभव है कि ये मिसाइल विशेष रूप से पिव्डेनोक्रेन्स्क न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करने के लिए थी, जिस पर रूसी सेना ने इस साल मार्च की शुरुआत में भी कब्जा करने की कोशिश की थी। जिस तरह के हमले ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट और पिव्डेनोक्रेन्स्क न्यूक्लियर प्लांट के आसपास हुए हैं, वो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर रेडिएशन लीक हुआ तो महातबाही मच सकती है। यूक्रेन इसे लेकर लगातार रूस पर आरोपों की बारिश कर रहा है। यूक्रेन की न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी एनर्जी एटम का आरोप है रूस की आर्मी यूक्रेन की एनर्जी लाइन को ठप करने की तैयारी में है। रूस ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से यूक्रेन को डिस्कनेक्ट करना चाहता है। रूस की आर्मी डीजल जनरेटर्स के लिए सप्लायर्स ढूंढ रही है। पावर यूनिट को बंद करने के बाद डीजल जनरेटर्स को चालू किया जाना है। रूस की वजह से न्यूक्लियर और रेडिएशन सेफ्टी खतरे में है। न्यूक्लियर रेडिएशन लीक का लेवल किस हद तक बढ़ गया, इसका अंदाजा यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की बातों से भी लगता है। गुटेरेस ने रूस से अपील की है कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की पावर को बंद न किया जाए, इसे जारी रखा जाए। यह भी कहा गया है कि रूस को अपनी मिलिट्री हटा लेनी चाहिए, लेकिन रूस इस न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अलग दावा करता है। रूस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है यूक्रेन की वजह से रेडिएशन लीक का खतरा बढ़ गया। यूक्रेन की गोलीबारी कूलिंग रिएक्टर के पास हो रही है। यूक्रेन जानबूझकर न्यूक्लियर त्रासदी लाना चाहता है। रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि सेना ने प्लांट पर इसलिए कब्जा किया ताकि न्यूक्लियर हादसों को रोका जा सके। हालांकि आईएईए की तरफ से बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस वक्त न्यूक्लियर प्लांट की सेफ्टी जरूरी है, इसलिए टीम को प्लांट में एंट्री मिलनी चाहिए। इस पर रूस का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो फिर सितंबर के पहले हफ्ते में टीम जा सकती है। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स रेडिएशनल लीक के चलते 9 देशों पर खतरे की बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर रेडिएशन लीक हुआ चंद घंटों के अंदर 9 यूरोपीय देशों में रेडिएशन पहुंच जाएगा। दक्षिणी हवाओं के चलते बुल्गारिया, रोमानिया और ब्लैक सी रीजन कंटेमिनेटेड हो जाएंगे। 23 घंटे के अंदर रेडिएशन का गुबार तुर्की में पहुंच जाएगा। अगर पूर्वी दिशा वाली हवा चली तो फिर पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक में तबाही मचेगी। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चिंता और आशंका दरअसल ऐसे ही नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 6 महीने से चल रही जंग में कल रात एक बहुत बड़ा टर्न आया। मॉस्को में पुतिन की थिंक टैंक टीम के अहम मेंबर पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में पुतिन के करीबी की जान तो बच गई, लेकिन करीबी की बेटी मारी गई। रूस में इस हमले के लिए सीधे सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार बताया जा रहा है, और इसके बाद पुतिन के करीबी पर जानलेवा हमला रूस और यूक्रेन की जंग का नया फ्लैश पॉइंट बन गया है। क्या यही है यूक्रेन वॉर का अगली टर्न? क्या यूक्रेन वॉर के फाइनल राउंड का वक्त आ गया है? पूरी रिपोर्ट आप देखिए। मॉस्को कार ब्लास्ट, पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर। यूक्रेन वॉर का अगली टर्न, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? धमाके की यह तस्वीर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से को बढ़ा रही है। रूस के अंदर मॉस्को की जमीन पर हुए ब्लास्ट की गूंज ने पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। धमाके में पुतिन के बेहद करीबी की जान गई है, इसलिए पुतिन गुस्से में है। गुस्सा कितना गहरा है इसे भी समझ लीजिए।
मॉस्को कार अटैक में रूसी राष्ट्रपति का ब्रेन कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या पर रूस की पहली प्रतिक्रिया आई है। रूस ने साफ कहा है कि वो इस हमले पर चुप नहीं बैठेगा, लेकिन सवाल यह है कि चुप नहीं बैठने का मतलब क्या है। क्या रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाएगा? क्या रूस यूक्रेन के लीडर्स पर हमले करवाएगा? या फिर रूसी फौज अब एटमी जंग की आग भड़काएगी? रूस क्या करेगा अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन बदला किससे लिया जाएगा इसके संकेत मिलने लगे हैं। पुतिन के करीबियों ने अभी से इस हमले के तार यूक्रेन से जोड़ दिए हैं। पुतिन के डोनेस्क कमांडर डेनिस पुशलिन ने कार ब्लास्ट को लेकर बड़ा दावा किया है। डोनेस्क रीजन के हेड डेनिस पुशलिन ने कहा है कि दुगिन की कार पर हमले के पीछे यूक्रेन है। डेनिस पुशलिन का आरोप है कि यूक्रेन के आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। डेनिश का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि 2 दिन पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट खाली नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। आशंका इस बात की है कि पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर की बेटी की हत्या के बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच वॉर काफी भयानक रूप ले लेगा। क्या मॉस्को पर हमला महायुद्ध की आहट है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या पुतिन दुगिन की बेटी की हत्या का बदला बड़ा हमला करके लेंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जो मॉस्को में पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर की बेटी की हत्या के बाद उठ रहे हैं। कार ब्लास्ट के जरिए पुतिन के खासम खास अलेक्जेंडर दुगिन को निशाना बनाया गया था, लेकिन दुगिन बच गए, उनकी बेटी मारी गई। आखिरी वक्त में लिए एक फैसले से अलेक्जेंडर दुगिन की जान बच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलेक्जेंडर दुगिन को अपनी कार से जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने अपनी कार बदल दी। दुगिन दूसरी कार में बैठ गए, लेकिन बेटी दारिया दुगिन उनकी कार में बैठी रही। निशाने पर अलेक्जेंडर के बजाय उनकी बेटी दारिया दुगिन आ गई। हमलावरों ने कार को ही बम धमाके से उड़ा दिया। रशियन समय के मुताबिक धमाका रात करीब 9:45 पर मोझाइस्काय हाईवे पर हुआ। चश्मदीदों ने दावा किया है कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कार आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि उनकी बेटी दारिया दुगिन के चीथड़े उड़ गए और कुछ ही पल में उनकी बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। धमाके के तुरंत बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अलेक्जेंडर दुगिन हैरान परेशान नजर आए। अलेक्जेंडर दुगिन धमाके से पहले एक कार्यक्रम में लेक्चर देने गए थे। उनके साथ बेटी दारिया भी थी। प्रोग्राम के बाद अलेक्जेंडर और दारिया एक साथ घर जाने वाले थे, लेकिन बाद में अलेक्जेंडर दुगिन ने दूसरी कार से जाने का फैसला किया। अलेक्जेंडर दुगिन को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा सलाहकार माना जाता है। अलेक्जेंडर दुगिन को पुतिन अपने गुरु की तरह मानते हैं। यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे दुगिन का ही दिमाग है। क्रीमिया मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे भी दुगिन का ही दिमाग था। दुगिन पर EU, US और कनाडा ने बैन लगाया हुआ है।
60 साल के अलेक्जेंडर दुगिन रूस के मशहूर राजनीतिक, दार्शनिक और विश्लेषक हैं, साथ ही राष्ट्रपति पुतिन के राइट हैंड भी। दारिया दुगिन रूस की जानी मानी लेखिका थी। दारिया यूनाइटेड वर्ल्ड इंटरनेशनल पत्रिका की चीफ एडिटर थी। ये मैगजीन रूस के विवादास्पद युवजेनी परिगोचिन का न्यूज ग्रुप है। युवजेनी पर आरोप है कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में उसने मदद की थी। अपने पिता की तरह दारिया दुगिन भी यूक्रेन वॉर की समर्थक थी। जिस वक्त यूरोप से लेकर अमेरिका तक तमाम एजेंसियां न्यूक्लियर अटैक की आशंका को जता रही हैं, जिस वक्त रूस की तरफ से एटमी हमले की बात लगातार कही जा रही है, केजीबी के पूर्व जासूस ने चौंकाने वाली बातें कही। ब्रिटेन की वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में रूस के पूर्व जासूस ने पुतिन का नाम लेकर क्या सनसनीखेज बातें कही हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। चौबीस फरवरी को जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही एटमी अटैक का खतरा मंडरा रहा है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स अटैक मोड पर है। हालांकि न्यूक्लियर अटैक के खौफ और खतरे के बीच केजीबी के पूर्व जासूस ने न्यूक्लियर अटैक को लेकर सनसनीखेज बातें कही। ब्रिटिश वेबसाइट express.co.uk को दिए लंबे इंटरव्यू में केजीबी के पूर्व जासूस जैक बास्की ने कहा, मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश देंगे। पुतिन का एटमी अटैक का फैसला डेथ वारंट साइन करने जैसा होगा। न्यूक्लियर अटैक का फैसला खुद पुतिन के लिए मौत की सजा होगा, क्योंकि अगर पुतिन ने परमाणु हमला किया तो पूरी दुनिया रूस पर टूट पड़ेगी। रूस के पूर्व जासूस जैक बास्की भले ही कुछ भी कहें, लेकिन पुतिन से लेकर रूस के विदेश मंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, क्रेमलिन के तमाम अधिकारी कई बार एटमी अटैक की धमकी दे चुके हैं। पुतिन खुद रूस के न्यूक्लियर कमांड के चीफ से मिल चुके हैं। कई स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर रूस की मिसाइलें तैनात हैं। यूक्रेन में मनमाफिक नतीजे नहीं मिलने पर पुतिन कोई भी बड़ा फैसला करने में हिचकेंगे नहीं। इस वक्त पुतिन के सारे विरोधी इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं। यानी न्यूक्लियर वॉर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। और वक्त एक ब्रेक का है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। लेयर शॉट गो, सिर्फ क्लियर फ्रेग्रेंस और कुछ नहीं। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। कुछ अपराध जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। कोई जुर्म करता है और भूल जाता है। अपराध की एक नई